हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर और हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे आसान क्वेश्चन से, जो कि फिजिक्स का सबसे आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। हम सभी जानते हैं कि कितना लगता है, 365 दिन। ओके, सबसे नजदीक 365.25 दिन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लैनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया है। यहाँ पर नाम भूल गए हैं, कौन सा नया नाम दिया है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन है 13434238 ईरिस या फिर निक्स। सही आंसर क्या है, ईरिस। लेकिन यहाँ पर निक्स क्या है, आपको ये भी जानना जरूरी है। तो निक्स क्या है, निक्स प्लूटो का उपग्रह है। क्या है, प्लूटो का उपग्रह निक्स है ना। तो ये भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे कब हटा दिया गया था, ग्रहों की सूची से प्लूटो को हटाया गया था। प्लूटो रिमूव फ्रॉम प्लानिट कब किया गया था, 2006 में, है ना। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि 2006 में हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, मीथेन, मीथेन मतलब CH4। देखो हर एक जगह पर कोई ना कोई गैस ऐसी है जो कि अधिकता में पाई जाती है। जैसे अगर हम चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गैस नहीं पाई जाती। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम कौन सी होती है, हाइड्रोजन, है ना, हीलियम होती है। बृहस्पति में अगर हम जाते हैं तो मीथेन होती है। अगर हम मंगल में जाते हैं तो क्या होती है, CO2 मिल जाएगी। 95% तक करीब CO2 होता है। यहाँ पर आपसे मीथेन पूछा है तो CH4 होगी। वहीं अगर आप और आगे जाते हो, है ना, जैसे कि अगर आप पृथ्वी देखते हो, अर्थ, तो अर्थ में भी कौन सी मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, जो कि 78% है। तो हर ग्रह पर जहां पर गैस है, कुछ ना कुछ ऐसी गैसें हैं जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। वो आपको याद करनी है और ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता दी जाएंगी आगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी होती है। औसत दूरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। औसत दूरी अगर हम देखते हैं, औसत दूरी इक्वल टू होता है अधिकतम दूरी, अधिकतम और प्लस न्यूनतम। अधिकतम और न्यूनतम के आधे को हम बोलते हैं औसत दूरी। अब अगर पृथ्वी और सूर्य की बात करें तो अधिकतम दूरी की स्थिति को हम बोलते हैं अपसौर, है ना, जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूर होता है या पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। और न्यूनतम स्थिति को हम बोलते हैं उपसौर, ठीक है। अपसौर की कंडीशन में 15.2 होता है और उपसौर की कंडीशन में कितना होता है, और भी ज्यादा, 14 पॉइंट के आसपास होता है। तो अब जब आप इनका औसत लोगे तो औसत दूरी कितनी आएगी, 15 करोड़। 15 करोड़ के आसपास आती है इनकी औसत दूरी, जब आप देखोगे, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, औसत दूरी क्या होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, जिसे हम बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, जो कि होती है लगभग 15 करोड़। लगभग है ये, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, याद रखना है आपको ये चीज। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये होती है 14, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल, ब्लैक होल मतलब ऊर्जा, ऊर्जा स्रोत, है ना। आप ऐसा याद कर सकते हो। अब देखो क्या हुआ था, अगर हम देखें तो 1.44 सन मास, ये जो है ये क्या है, सन का द्रव्यमान है, जिसे हम सन मास SM से रिप्रेजेंट करें हैं। इसका 1.44 गुना, जिसे हम बोल देते हैं चंद्रशेखर सीमा, जिसे हम कैपिटल MC से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होती है क्या, ये होती है चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा। अब देखो इन्होंने कहा था कि अगर चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा का द्रव्यमान का एक पिंड हो सकता है और एक पिंड हो सकता है चंद्रशेखर सीमा से कम द्रव्यमान का। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई पिंड होता है ज्यादा का, तो ये जो तारा होता है, ये तारा कहलाता है रक्त दानव तारा, रक्त दानव तारा। और इस कंडीशन में जो तारा होता है उसे हम बोल देते हैं श्वेत वामन, ठीक है, श्वेत वामन तारा। इसके अगर हम कलर की बात करें तो कैसा होता है, रेड कलर। और अगर हम इसके कलर की बात करें तो कैसा होता है,
व्हाइट कलर, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ। अब इसके आगे जब रक्त दानव तारे का अगर हम टेम्परेचर देखें, यहाँ पर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है श्वेत वामन का, तो आप देखोगे कि जो T1 होता है वो ज्यादा होता है T2 से, ठीक है। अब इसके भी आगे जब टेम्परेचर और भी ज्यादा हो जाता है तो वहां पर बनता है ब्लैक होल, ठीक है। और इसका टेम्परेचर अगर हम टी माने तो क्या होगा, टी ग्रेटर देन होता है T1 से। रुकिए मैं लिख देता हूं अच्छे से यहाँ पर, कि जो टी होता है, टी ग्रेटर देन होता है T1 से और T1 ग्रेटर देन होता है T2 से। अब यहाँ से आप देखोगे अगर इसके कलर को आप देखो तो कैसा होता है, ब्लैक। इसके कलर को अगर आप देखो तो कैसा दिखेगा आपको, रेडिश। और अगर इसके कलर को आप देखते हो तो व्हाइट। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि तारों का रंग किस चीज का सूचक होता है, और वहां पर आप आंसर लगा देते हो कि तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। तो यहां से ये बात सिद्ध होती है, क्या सिद्ध हो रहा है, कि तारे का रंग ताप का सूचक होता है। यहां से सिद्ध हो गया कि स्टार कलर टेम्परेचर डिनोट करता है, ठीक है ना। स्टार का जो कलर होता है वो टेम्परेचर को शो करता है। अब सबसे अधिक जो तापमान की वस्तु होती है वो ब्लैक हो जाती है, जिसका तापमान सर्वाधिक होगा वो ब्लैक होगा। तो इसे ही हम ब्लैक होल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये किसने दिया था, आप यहाँ से देख रहे हो ये सब हम निकाल पा रहे हैं चंद्रशेखर सीमा की मदद से। तो ये किसने दिया था, चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। जहां पर देखो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोफिजिक्स। देखो एस्ट्रो और फिजिक्स, एस्ट्रो मतलब खगोल, है ना, खगोलीय। और फिजिक्स, फिजिक्स मतलब भौतिकी, है, खगोल भौतिकी। इसमें क्या होता है, इसमें आकार और स्थिति का अध्ययन करते हैं, किस चीज की, आकाशीय पिंडों की, ठीक है। यहां से आपको निकालना है आकाशीय पिंड, ठीक है। एस्ट्रो मतलब जहां भी एस्ट्रो आ जाए वहां आपको खगोल से ले लेना। अब यहाँ पर आ रहा है एस्ट्रोलॉजी, लॉजी होता है अध्ययन, और एस्ट्रो मतलब होता है खगोल, खगोल का अध्ययन, ना कि खगोलीय पिंडों का। यहाँ पर आप क्या लोगे, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष से लोगे आप, है ना। इसके बाद आपके पास में आता है एक एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी भी हम सभी जानते हैं। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, खगोल विज्ञान। क्या होता है, खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रो प्लस फिजिक्स मतलब भौतिकी, भौतिकी मतलब एस्ट्रो में क्या आ जाएगा, खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड। अब इसमें अध्ययन किसका करोगे, आकाशीय पिंड की आकार और स्थिति का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणों की खोज की थी, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी, कॉपरनिकस ने नहीं। कॉपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य केंद्र में होता है, जो सन होता है, सन होता है सेंटर में। और एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टॉलमी, क्लॉडियस टॉलमी, है ना। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था जियोसेंट्रिक, जियो सेंट्रिक। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, जो हमारा अर्थ है वो कहाँ पर था, सेंटर में, है ना। इन्होंने ऐसा कहा था जो कि गलत था और ये वाला सही हुआ था। अब ब्रूनो रॉसी, एडविन हब्बल, एडविन हब्बल कौन थे, एडविन हब्बल आपने देखा होगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम सुनते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी किसने की थी, लेमेंतियर ने, लेमेंतियर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है ना। लेकिन इस थ्योरी की व्याख्या किसने की थी, व्याख्या या फिर प्रमाण किसने दिया था, प्रमाण दिया था हब्बल ने, प्रमाण हब्बल द्वारा दिया गया था, है ना। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। अब विक्टर हैस ने क्या किया था, कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रडार के आविष्कारक कौन है, टेस्ले, फॉनबर्ग, रॉन्टगन या फिर वॉटसन। अब देखो हम अगर देखते हैं इन सभी का तो इनमें केवल दो नाम हैं जो आपके मतलब के हैं, एक तो है वॉटसन और एक है रॉन्टगन। लेकिन अगर आप फिर भी जिज्ञासा है आपके मन में और आप जानना चाहते हो तो आप देखिए, जो यहाँ पर टॉसले हैं, टॉसले कौन थे, टॉसले एक राइटर है मतलब लेखक है, एक अमेरिकी लेखक है,
इनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अमेरिकन लेखक। वहीं अगर हम फॉक्सवर्थ की बात करते हैं, जो टीवी का आविष्कार हुआ था, टीवी इन्वेंट करने में इन्होंने योगदान दिया था। इन्वेंट में योगदान, वास्तव में अगर टीवी की खोज की हम बात की जाए तो किसने की थी टीवी की खोज? टीवी की खोज की थी बियर्ड ने। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया था? योगदान दिया था। अब देखो रोंटगन की बात करते हैं तो रोंटगन के बारे में हम क्या जानते हैं? एक्सरे। ठीक है, और अब रॉबर्ट वॉटसन ने क्या दिया था? रेडार का आविष्कार किया था। ओके, और रेडार किस पर डिपेंड करता है? किन किरणों पर अध्ययन करता है ना? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रतिध्वनि पर। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? एडिशन नहीं, थॉमस एल्वा एडिशन की बात हो रही है यहाँ पर। थॉमस एल्वा एडिशन। थॉमस एल्वा एडिशन कौन थे? इन्होंने किया था बल्ब का आविष्कार, याद रखना है। न्यूटन ने किए थे मोशन मोशन का नियम दिया था। इसके अलावा ग्रेविटी, है ना, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम दिए थे। फेराडे की अगर हम बात करें तो इन्होंने विद्युत अपघटन से संबंधित नियम दिए थे, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस। तो सही आंसर गुरुत्वाकर्षण कौन हो गया? न्यूटन। ओके, अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ। जिन्होंने खोज की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज की खोज की थी? सबसे पहले तो आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बता दूं कि 1901 से ये स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, और शुरू में 5 विधाओं में इन्हें दिया जाता था। बाद में फिर सिक्स्थ विधा आई, जिसे कि सिक्स्थ वाली है, जिसे 1969 में पहली बार दिया गया था, और ये था इकोनॉमिक्स। ठीक है, याद रखना है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था। अब हवाई जहाज की खोज किसने की थी? हवाई जहाज की खोज की थी राइट ब्रदर्स ने। ठीक है, राइट ब्रोस ने। टेलीफोन की फोन की खोज की थी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, नहीं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, याद रखना है। सेफ्टी लैंप की किसने की थी? ये क्वेश्चन आता है, हम्फ्री डेवी। ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। अब बचा है डायनामाइट। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? रैमजे के द्वारा किया गया था क्या? नहीं, लेकिन रैमजे के बारे में आपको याद रखना है कि रैमजे ने एक ऐसी चीज की खोज की जिसके द्वारा बल्ब नहीं बन सकता था, आर्गन। इसके अलावा इन्होंने हीलियम भी खोजा था, और भी बहुत सारी गैसेस खोजी थी इन्होंने। ठीक है ना? अब देखो अगला आता है जे एल बेयर्ड। तो जे एल बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन की खोज की गई थी। हम आते हैं जॉनसन। तो जॉनसन ने किस चीज की खोज की थी? अभी हमने पढ़ा है जस्ट जॉनसन के बारे में। तो जॉनसन ने किस चीज की खोज की थी? अभी हमने जस्ट पढ़ा है। देखो कई जॉनसन है, रॉबर्ट है, जेड जॉनसन है। तो जेड जॉनसन ने किस चीज की खोज की थी? इन्होंने जीन की खोज की थी। समझ गए? अगला अगला आता है हमारे पास में, राइट ब्रदर ने किसका आविष्कार किया था? क्या दूरबीन का किया था? नहीं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। ठीक है, इसके बाद रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। उपग्रह और उसके बाद विमान, तो विमान का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। ओके, अगला, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे एक्सरे किसने खोजी थी? हॉपकिंस ने? नहीं, रॉन्टजन ने, बिल्कुल सही। एक्सरे रॉन्टजन के द्वारा खोजी गई थी। मार्कोनी का हम देख चुके हैं, मॉर्स का हम देख चुके हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बॉम्ब मतलब एटॉमिक बॉम्ब। अगर एटॉमिक बॉम्ब की बात की जाए तो एटॉमिक बॉम्ब का आविष्कार किया था ओपनहीमर ने। वर्नर वान ब्रॉस ने किस चीज का किया था? वर्नर वान ब्रॉस ने किया था मिसाइल का आविष्कार। मिसाइल मतलब प्रक्षेपास्त्र। एडवर्ड टेलर ने किस चीज का किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, और सैमुअल कोहेन ने किस चीज का आविष्कार किया था? सैमुअल कोहेन ने आविष्कार किया था न्यूट्रॉन बॉम्ब। आप लोगों ने सुना नहीं होगा न्यूट्रॉन बॉम्ब, हम देखते हैं ना नाभिक के रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। तो सैमुअल कोहन, है ना, इन्होंने ही उस न्यूट्रॉन बॉम्बार्डिंग के बारे में बताया था। अगला, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र सेम चीज, प्रक्षेपास्त्र मतलब मिसाइल, है ना, किसने खोजी थी? वर्नर वान ब्राउन के द्वारा। ओपन हीमर हम पढ़ चुके हैं, एडवर्ड टेलर और सैमुअल हम पढ़ चुके हैं। ओपन हीमर एटॉमिक बॉम्ब और एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बॉम्ब, सैमुअल कोहेन न्यूट्रॉन बॉम्ब, है ना, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? वर्नर वान ब्राउन? नहीं, इन्होंने किस चीज को किया था? मिसाइल। देखो मैं बार बार इसलिए बताता हूँ जिससे कि आपको यही याद हो जाए, आपको मतलब
पढ़ना ना पड़े, क्योंकि ऐसे कोई जीएस पढ़ता भी नहीं है ना, जीएस हो या वन लाइन फैक्ट हो किसी भी सब्जेक्ट के, भले ही वो साइंस क्यों ना हो, कोई नहीं पढ़ता। तो इसलिए मैं यहाँ पर बार बार बता देता हूँ कि अगर आप आधे घंटे देख रहे हो किसी लेक्चर को, तो आपको वो बन जाए, आपको याद हो जाए यहीं के यहीं, बाहर ना आपको कहीं जाना पड़े। ठीक है ना, ये भी होता है एटॉमिक बॉम्ब, सैमुअल कोहेन, हाइड्रोजन बॉम्ब। तो हाइड्रोजन बॉम्ब किसने किया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इसको हम कई बार इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये भी हम इसे बोल देते हैं। अब इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का खोज किसने की थी? नॉल एवं रुस्का के द्वारा। लेकिन यहाँ पर कुछ और नाम है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये वाला नाम है रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच ने क्या खोजा? जो हमारे पास में ट्यूबरक्लोसिस होता है, बता देता हूँ। क्या दिया था इन्होंने? इन्होंने दिया था ट्यूबरक्लोसिस। एक मिनट, जो टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस वायरस, है ना, इसकी खोज की थी किसने? रॉबर्ट कोच ने। और एक और नाम आपको याद रखना है, रोनाल्ड रोस। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था मलेरिया परजीवी, मलेरिया पैरासाइट या परजीवी की खोज की थी इन्होंने। तो ये दोनों जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं ये दोनों। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर रॉबर्ट कोच है और यहाँ पर रोनाल्ड रॉस है। ठीक है। ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने किस चीज की खोज की थी? जीवाणु की। जीवाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, याद रखना है। अगला, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, स्कूटर, स्कूटर का आविष्कार किया था ब्रॉड शॉ के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में आते हैं डेमलर। तो डेमलर ने क्या किया था? डेमलर ने पहली बार इंजन बनाया था। ठीक है, इंजन बनाई थी, एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसमें कि स्वतः दहन होता था, आंतरिक दहन होता था। लेकिन पहला आंतरिक दहन इंजन किसने बनाया था? वो बनाया था कार्ल बेंज के द्वारा। जो फर्स्ट आंतरिक दहन इंजन की बात करें, फर्स्ट इनर इग्नाइट इंजन मतलब आंतरिक दहन, आंतरिक दहन इंजन की अगर हम बात करें, तो ये किसने बनाया था? ये बनाया था कार्ल बेंज के द्वारा। ठीक है ना, ये चीज भी आपको याद रखना है। भाप इंजन किसने बनाया था? बताइए, भाप इंजन बनाया था जेम्स वाट ने। ठीक है, आइंस्टीन को हम जानते हैं, आइंस्टीन ने दो चीजें की थी, एक तो किया था ई बराबर एम सी स्क्वायर, और दूसरा जो आइंस्टीन ने किया था वो किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या किया था? व्याख्या की थी, है ना। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए ही इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। इसका रीजन ये है कि जब इन्होंने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर की खोज की थी ना, उस वक्त लोग इस खोज को समझ नहीं पाए। समझ गए? इस वजह से E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के लिए इन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया था। इन्हें प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इन्होंने नहीं खोजा था, इन्होंने केवल व्याख्या की थी। खोजा किसने थी? किसने था? हेनरी हर्ट्ज ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, इन दोनों में आप कंफ्यूज होते हो। अगर हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की, तो यहाँ से क्या नापा जाता है? यहाँ से आप नाप सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो। वही अगर आप लेक्टोमीटर की बात करते हो, तो लेक्टोमीटर से मिल्क प्योरिटी को मेजर किया जाता है। हाइग्रोमीटर बचा, और अब हाइड्रोमीटर। तो ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग। अब अगर हम बात करते हैं हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा सीधी सीधी सी बात है कि हम क्या नापते हैं? हाइड्रोमीटर से हम नापते हैं घनत्व को। घनत्व किसका? घनत्व, तरल घनत्व मतलब लिक्विड डेंसिटी। किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर से। और हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? हाइग्रोमीटर भी जानना जरूरी है। तो हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? बताइए, आप सभी को बताना है। हाइग्रोमीटर से हम मापते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी मापते हैं, ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, चलिए ह्यूमिडिटी ही आपसे पूछा गया है, ना कि डेंसिटी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? प्रेशर। क्या नापते हैं? प्रेशर, प्रेशर या दाब।
वहीं अगर हम बात करते हैं प्लानीमीटर, तो प्लानीमीटर से हम क्या मापते हैं? प्लानीमीटर से हम डिस्टेंस मापते हैं, डिस्टेंस या दूरी। ठीक है ना। अब आता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से हम क्या मापते हैं? ऊंचाई मापते हैं, लेकिन इसका उपयोग मेनली कहाँ किया जाता है? एयरप्लेन में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, ऊंचाई मापने के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं हाइड्रोमीटर, तो हमने अभी जस्ट देखा है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर किस चीज को मेजर करता है? हाइड्रोमीटर मेजर करता है डेंसिटी को। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता या फिर सूर्य की तीव्रता, एक ही बात है अगर आ जाए। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं एक्टिनोमीटर। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा क्या नापते हैं? क्रेस्कोग्राफ के द्वारा मापते हैं जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, है ना, पेड़ पौधों का वृद्धि मेजर की जाती है। किसके द्वारा? क्रेस्कोग्राफ के द्वारा। बैरोमीटर के द्वारा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रेशर मेजर किया जाता है। इसके अलावा एक्ट्रोमीटर, तो देखो एक्ट्रोमीटर या एस्ट्रोमीटर है ये। अब देखो एस्ट्रोमीटर, ठीक है। देखो अब एस्ट्रो मतलब क्या होता है? एस्ट्रो मतलब होता है, आपसे यहाँ पर खगोलीय पिंडों की बात की जा रही है, खगोलीय पिंड। और खगोलीय पिंड में क्या होता है? खगोलीय पिंड में मात्र दो चीजें होती हैं जो मेजर करने लायक होती है, जिसे हम पृथ्वी से मेजर कर सकते हैं। और वो क्या होती है? अगर हम पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की चीज मेजर कर सकते हैं, तो एक तो हम मेजर कर सकते हैं उसकी गति, कि उसकी गति कैसी है, दीर्घवृत्ताकार है, परवलयाकार है, गति वृत्ति है, ये हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा हम मेजर कर सकते हैं इससे खगोलीय पिंड के बारे में गति और स्थिति, कि जब ये गति कर रहा है तो उसकी स्थिति कहाँ है। आपने देखा होगा, हम पहले से ही जान जाते हैं कि हेली धूमकेतु 2061 में वापस से पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा और हमें वो दिखाई देगा, है ना। पिछली बार 1986 में गुजरा था, 76 वर्ष में, 1985 में गुजरा था, अब 76 वर्ष में एक बार गुजरता है। तो ये सब चीजें हम क्या कहलाते हैं? ये स्थिति ही तो है। तो गति और स्थिति जिस शाखा के अंतर्गत मेजर की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमीटर। ठीक है, एस्ट्रोमीटर के द्वारा उपकरण, वह उपकरण है जिसके द्वारा हम मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? समुद्रों की गहराई मापने के लिए हम ध्वनि तरंग का उपयोग कर रहे हैं, तो रेडार का उपयोग करते हैं। समुद्र की गहराई के लिए नहीं करते हैं रेडार का उपयोग, ठीक है। सोनार का उपयोग करते हैं जिसमें साउंड, देखो सोनार का फुल फॉर्म ही होता है, सोनार का फुल फॉर्म ही होता है क्या? साउंड नेविगेशन, नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है ना, यही होता है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। अल्टीमीटर से हम क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से हम हाइट मापते हैं, ठीक है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर से हम क्या नापते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको खुद कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? थर्मोस्टेट, देखो थर्मो और एक है स्टेट। ठीक है, स्टेट तो आप जानते हो अवस्था, है ना, जो कि आई है स्टैटिक से। स्टैटिक मतलब अवस्था, स्थिर। ठीक है। अब थर्मो मतलब क्या होता है? थर्मो आया है टेम्परेचर से, मतलब कि ताप। ठीक है। अब देखो ताप और स्थिर, ताप स्थिर अवस्था में, मतलब कि तापमान को स्थिर रखना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कॉनरेड को? नहीं। रेडिएटर? बिल्कुल सही। पॉलीग्राफ? पॉलीग्राफ नहीं, पॉलीग्राफ क्या होता है? लायर्स होते हैं जो उनके झूठ को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो टरबाइन होता है, टरबाइन से क्या किया? टरबाइन से इलेक्ट्रिक जनरेशन में उपयोग किया जाता है। किस चीज में? इलेक्ट्रिक जनरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेशन में इस्तेमाल करते हैं हम टरबाइन का। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कर रहे हो आप किसी चीज को, ठीक है, और रिकॉर्ड करने के बाद जो भी आपने रिकॉर्ड किया उसे आपको दोबारा करना है, रिप्रोड्यूस करना है, मतलब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ऑफ किस चीज का? रिकॉर्ड क्या करोगे? साउंड, है ना।
यहाँ पर पूरी बात हो रही है साउंड की, स्पेशली साउंड भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्या ऑडियो फोन बोलेंगे? नहीं। सही आंसर क्या है, डिक्टाफोन, इसे हम डिक्टाफोन बोलते हैं। ग्रामोफोन नहीं, माइक्रोफोन नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप सीखे होंगे, है ना। अगर ऐसा है आपको लेक्चर पसंद आया और आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने के लिए जरूर मिला है, तो आप जरूर इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।